हेलो साथियों, नमस्कार। सूर्य साई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज अपन वापस से अपना जो कल का टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज अपन मुख गुहा में किस तरह से पाचन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं मुख गुहा के अंदर पाचन। अपन ने कल बात की थी टीथ और टंग के बारे में, मुख गुहा में पाचन किस तरह से होता है। आज इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, होता क्या है कि मुख गुहा के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है और उन 3 ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। वो प्रतिदिन लगभग 1500 ml लार स्रावित होता है और उस लार का पीएच होता है वो अम्लीय होता है। और उस लार के द्वारा अपन जो भोजन के घटक लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसमें से कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं मुख गुहा के अंदर ही शुरुआत हो जाती है इसकी। देखिएगा कैसे होता है। एक तो होती है ग्रंथि जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि। और एक होती है ग्रंथि जिसका नाम है सब लिंगुअल ग्रंथि। एक होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों से मिश्रित रूप से एक स्राव होता है, उसको कहते हैं लार। इस लार के अंदर क्या क्या होता है देखते हैं। इसके अंदर 90% लगभग क्या होता है, जल होता है। लेकिन इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करने के लिए एंजाइम्स कार्य करते हैं और वो एंजाइम्स होता है लारिये एमाइलेज, उसको कहते हैं, या टाइलिन कहते हैं। लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज, या इसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको टाइलिन कहते हैं। इसके द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का जो है अपघटन किया जाता है। और इसके साथ एक होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जीवाणुओं की भित्ति को नष्ट करने का कार्य करता है। यदि कोई भोजन के साथ कोई यदि जीवाणु आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। चलेगा, ये जीवाणु भित्ति को नष्ट करता है। ये जीवाणु की भित्ति को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आपको पता है कि इस जो लार का पीएच होता है, वो लार का पीएच होता है 6.8। 6.8 इसका मतलब है क्या कि ये पीएच है जो अम्लीय है और ये अम्ल की तरह कार्य करेगा। तो इसमें क्या एक और लार में पाया जाता है, वो होता है बाइकार्बोनेट आयंस। और ये बाइकार्बोनेट आयंस है, ये जो इसकी पीएच जो है वो अम्लीय है, उसको उदासीन करने का काम करता है। देखिएगा होता क्या है, जब कोई एथलेटिक्स दौड़ता है तो उसको फास्ट एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसको क्या कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उसके मुख गुहा में पाचन होके उसको फास्ट एनर्जी मिल सके। इसलिए दिया जाता है क्योंकि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब जो ये स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट की बड़ी इकाई स्टार्च। इस स्टार्च का जो पाचन होता है वो स्टार्च का पाचन मुख गुहा में शुरुआत हो जाती है इसकी। और ये पीएच है वो 6.8 पीएच पर कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है जो टाइलिन एंजाइम से जिसको लारिये एमाइलेज कहते हैं, ये जो है ये 6.8 पर कार्य करता है क्योंकि लार का पीएच अम्लीय होता है। ये माल्टोज में टूटता है। ये किस में टूटता है, माल्टोज में टूटता है। और माल्टोज ये है जो कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप है। इसका मतलब कितना पाचन होता है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का पूरा 100% पाचन यहाँ नहीं होता, यहाँ कम, यहाँ लगभग 30% यहाँ पर पाचन हो जाता है। इस प्रकार से जो है स्टार्च का टाइलिन एंजाइम्स की उपस्थिति में माल्टोज में टूटने की प्रक्रिया होती है। अब होता क्या है कि जब लार भोजन के साथ मिश्रित हो जाती है तो उसको बोलस कहते हैं। उसको हिंदी में लुगदी के नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलस के नाम से जाना जाता है। जब बोलस है ये आगे जाता है, आगे जाने के बाद जो भोजन है वो चला जाता है किसमें, ग्रसनी में। और इसको ग्रसनी, जिसको फेरेंस के नाम से जाना जाता है, ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी जो भोजन और वायु का कॉमन मार्ग है, भोजन और वायु इस दोनों भी इसमें से प्रवाहित होती है। तो ये वायु और भोजन दोनों का कॉमन मार्ग है।
और इसमें थोड़ा बहुत जो स्टार्च का है वो पाचन होता रहता है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम्स थोड़ा बहुत इसमें मुख गुहा से प्रवेश हो जाता है, लेकिन इसके बाद घाटी ढक्कन से होते हुए भोजन कहाँ चला जाता है, इस 25 सेंटीमीटर नाल जिसको भोजन नाल इसोफेगस कहते हैं उसमें चला जाता है, और वो है ग्रास नली जिसको कहते हैं गर्सिका। अब गर्सिका के अंदर क्या होता है, जो ये गर्सिका है ये इसकी लंबाई होती है कम से कम 25 सेंटीमीटर की, और 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इसमें क्या होता है, पेरिस्टलिस गति होती हुई, क्रमांकुचन गति होती हुई, ऐसे क्रमांकुचन गति होती हुई ये भोजन को आगे बढ़ाता है, और ये क्रमांकुचन गति ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। ये एक प्रतिवर्ती रिएक्शन है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से नियंत्रित होती है, और ये क्रमांकुचन गति करते हुए आगे पेट की तरफ आगे भोजन बढ़ता है। और जब पेट में भोजन प्रवेश करना ही होता है उससे पहले एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस। उस ग्रसनी के द्वारा वो भोजन नियंत्रित होता है ताकि भोजन के उल्टे प्रवाह को रोक सके। उसके बाद भोजन चला जाता है पेट, जिसको आमाशय कहते हैं, जिसको जठर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अपन बात करते हैं किस तरह से कार्य होता है। तो अपन बात करते हैं अब किसके अंदर, पेट के अंदर। किस तरह से पेट के अंदर क्रियाएं होती हैं, क्योंकि पेट के अंदर सारी क्रियाएं पेट ही पेट है। अब देखो पेट के अंदर क्या क्रियाएं होती है जिसको आमाशय कहते हैं। आमाशय के अंदर अपन देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती है भोजन के संबंधित। अब आपको पता है ये 25 सेंटीमीटर की नाल जिसको कहते हैं गर्सिका, यह होती है गर्सिका। और ये गर्सिका यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है, उस अवरोधनी को कहते हैं गर्सिका आमाशय अवरोधनी। ठीक है, इसके बाद आमाशय एक जे आकार की आकृति होती है। जे आकार का एक ऑर्गन होता है जो हमारी उदरीय गुहा के अंदर लेफ्ट साइड में होता है। उदरीय गुहा के अंदर जो लेफ्ट साइड में होता है ये जे आकार का पेशीय अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये होता है जिसको कहते हैं कार्डियक भाग, ये है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग ये ऊपर यहाँ पर होता है फंडिस भाग, ये होता है फंडिस भाग। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है पाइलोरिक भाग। ये 3 प्रकार के यहाँ इसमें विभाजन होता है। अब देखते हैं क्या होता है कि भोजन जब इस पेट के अंदर आ जाता है, यहाँ से इस अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता हुआ अवरोधनी खुलती है, उसके बाद पेट में भोजन चला जाता है और वहाँ पर 3-4 घंटे तक वहाँ भोजन रुकता है। और उसके बाद ये पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जब एनर्जी की कमी होती है तो बाद में हमारा मस्तिष्क उसको नियंत्रित करके पेट के आगे जो पाइलोरिक जो अवरोधनी होती है उसको खोलता है, और यहाँ पर एक पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है, और इस पाइलोरिक अवरोधनी को मस्तिष्क खोलने का कार्य करता है कि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हुई है तो भोजन को आगे भेजने का, छोटी आंत में भेजने का कार्य करते हैं। अब देखना क्या होता है कि यहाँ पर भोजन के पाचन के लिए क्या प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एक जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस। यहाँ पर एक जठर रस स्रावित होता है। जो जठर रस है वो अम्लीय पीएच पर कार्य करता है और बहुत ज़्यादा हाई पीएच पर कार्य करता है, और इसकी पीएच 1.8 से 2.0 तक होती है। इसकी ये इस पीएच पर कार्य करता है। अब देखना जो जठर रस है वो हमारे पेट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे अलग अलग रूप से अलग अलग स्राव होता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। पहली एक कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल से श्लेष्मा स्रावित होता है, और ये श्लेष्मा क्या करता है, जो एचसीएल है, एचसीएल ऑक्सीटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है, उससे हमारे पेट की जो भित्ति है उसकी रक्षा करता है ताकि जो इतना अम्लीय हो के पेट को नुकसान नहीं पहुंचाए। एक होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। और इस गॉबलेट सेल से क्या स्रावित होता है, गॉबलेट सेल से श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या होता है, श्लेष्मा। ध्यान रखना इसके अंदर ही, पेट के अंदर ही होता है, ये यहाँ से श्लेष्मा स्रावित होता है। और दूसरी होती है जिस कोशिका का नाम है पेप्टिक सेल। कौन सी सेल, पेप्टिक सेल। तो या इसको सीप सेल भी कहते हैं, पेप्टिक सेल। और इस पेप्टिक सेल से क्या स्रावित होता है, इस पेप्टिक सेल से आपको ध्यान है कि हमारे जो पेट है, इस पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ज़्यादातर तो प्रोटीन का पाचन होता है 90%, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत वसा का पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तो एंजाइम स्रावित होता है इससे, जिसका नाम है पेप्सिनोजल।
पेप्सिनोजन, और एक होता है जिसको कहते हैं प्रोरेनिन, और यहाँ से एक और स्रावित होता है जिसका नाम है लाइपेजेस। ठीक है, तो देखना साथियों, यहाँ पर पेप्सिनोजन, किसी के पीछे यदि ओजन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय है। तो होता क्या है, आगे देखते हैं इसको सक्रिय कौन करता है। ये जो प्रोरेनिन है, ये भी प्रो आगे लगा है, इसका मतलब ये भी निष्क्रिय है, और ये लाइपेजेज है, उन सभी को सक्रिय करने का काम कौन करता है देखते हैं। और उसके बाद एक तीसरी कोशिका होती है, और उस तीसरी कोशिका का नाम है ऑक्सिंटिक कोशिका, ऑक्सिंटिक सेल। और इस ऑक्सिंटिक सेल से क्या स्रावित होता है, इससे जो स्रावित होता है इसका नाम है जो HCl, क्या स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ यहाँ पर एक और स्रावित होता है जिसको कहते हैं कैसल इंटरेस्टिक कारक। जो कैसल इंटरेस्टिक कारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन क्या करते हैं देखते हैं। जो कैसल इंटरेस्टिक कारक है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो कैसल इंटरेस्टिक कारक है ये प्रोटीन होते हैं जो विटामिन B12 के अवशोषण में कार्य करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि जो ये HCl है, ये HCl क्या करता है, ये HCl इस पेप्सिनोजन के ऊपर अटैक करता है, और इसको अटैक करके इसको पेप्सिन में बदलता है। इसको किस में बदलता है, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदला जाता है, इसको सक्रिय पेप्सिन में बदला जाता है। और जो ये प्रोरेनिन है इसको भी रेनिन में बदला जाता है, इसको भी किस में बदला जाता है, रेनिन में बदला जाता है, ताकि क्या कर सके, उस घटकों के ऊपर अटैक कर सके। तो देखते हैं किस प्रकार से ये क्रिया होती है। अब देखना, तो अपन प्रोटीन के ऊपर सबसे पहले अपघटन करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये पेप्सिन है ये प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करेगा। तो देखते हैं कि प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को किस तरह से अपघटन किया जाता है। प्रोटीन है, इसका अपघटन किस तरह से होता है, ये 1.8 से 2 pH पर कार्य करता है, और ये 2 pH पर कार्य करने के लिए जो एंजाइम्स होता है उसको पेप्सिन कहते हैं, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम से, ये पेप्सिन एंजाइम्स पेप्सिनोजन को नोजन से HCl है इसको पेप्सिन में बदल देता है। इसके बाद प्रोटीन किस किस में टूटता है देखते हैं। प्रोटीन एक तो टूटता है पेप्टोन में, और एक टूटता है प्रोटीएजेज में। प्रोटीएजेज, पेप्टोन और प्रोटीएजेज में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन और प्रोटीएजेज में टूट जाता है। जो ये रेनिन एंजाइम्स है, ये रेनिन एंजाइम्स क्या करता है कि ज़्यादातर स्तनधारियों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, स्तनधारियों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध का सेवन करते हैं, उनका पाचन यहाँ पर रेनिन एंजाइम्स के द्वारा, जो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, जो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, इस रेनिन एंजाइम्स की कारण ही वहाँ पर दूध का जो कैसीन प्रोटीन होती है इसका यहाँ पर पाचन हो जाता है, कैसीन प्रोटीन का पाचन हो जाता है। इस प्रकार से होता है। और एक होता है लाइपेजेस, एक कौन सा होता है, एक होता है लाइपेजेस। तो लाइपेजेस एंजाइम्स क्या करता है, जो लिपिड है इस वसा का पाचन है वो करता है लाइपेजेस, ये लाइपेजेस करता है, और ये ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, ग्लिसरॉल में तोड़ता है इसको। ठीक है, इस तरह से ये कार्य करते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये जठर रस इस भोजन के साथ मिल जाता है तो उस भोजन को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। अपन ने पढ़ा कि मुख गुहा के अंदर जब लार के साथ भोजन मिल जाता है उसको बोलस के नाम से जाना जाता है, और जब जठर रस के साथ भोजन मिल जाता है तो उसको काइम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भोजन 4 से 5 घंटे तक यह भोजन रुकेगा, फिर बाद में पाइलोरिक जो आगे अवरोधनी है वो पाइलोरिक अवरोधनी वो आगे खुलेगी, उसके बाद भोजन छोटी आंत पे प्रवेश करेगा। उसके बाद छोटी आंत के अंदर जो अग्नाशय रस आएगा, एक यकृत से जो पित्त रस आएगा, उस तरह से वो किस तरह से उस पर भोजन पे अटैक करके पाचन करते हैं, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्लास इतनी ही, इसके लिए आपने क्लास का आनंद लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे और देखते हैं।